हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिट सेकेंड का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ORR इसी को क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसी को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पोस्टुलेट कहते हैं या इसी को पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक, ये जो टॉपिक है ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। मतलब इसके बाद एक लेक्चर और आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड चैप्टर में, और उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर जो है कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा विथ नोट्स। आपको पता है नोट्स बनवाते जाता हूँ, ठीक, मतलब नोट्स के साथ 2 चैप्टर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही फिनिश हो जाएगा। और जैसे ये फिनिश होगा दूसरा चैप्टर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, तुरंत हम लोग उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स के 3rd चैप्टर पर चलेंगे और उसको पूरा फिनिश करके तब फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर आएंगे। ओके, साथ ही साथ आप अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो देखते होंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक चैप्टर फिनिश हो गया है और एक हफ्ते के अंदर दूसरा चैप्टर भी फिनिश कर दूंगा। पहला चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इस वजह से हम लोग को कंप्लीट करने में लगभग 17 लेक्चर के आसपास लगे हैं, लेकिन सेकेंड चैप्टर में 7 से 8 लेक्चर में ही शायद आपका सेकेंड चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक, तो देखिए पोस्टुलेट क्या कर रहा है, क्या लिखा है? पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब सिस्टम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो कौन से पोस्टुलेट हमको लगाने होंगे, मतलब उसकी क्या शर्तें होंगी, इन सब चीज़ों को पढ़ना। ठीक, या इसी को क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब सिस्टम को मानेंगे क्या मानेंगे? इक्विलिब्रियम मान के पोस्टुलेट्स को अप्लाई करते हैं। इसी वजह से इसको भी क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और इक्विलिब्रियम में मानना मजबूरी भी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बताए थे कि अगर 1 मोल भी गैस है तो 10⁻23 क्या होंगे? इसमें पार्टिकल्स होंगे। 10⁻23 आर्डर के क्या होंगे? पार्टिकल होंगे, अगर 1 मोल भी गैस आप ले रहे हैं अपने सिस्टम में। ठीक, तो देखिए इसका एग्जाम में लिख कर कैसे आना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम। मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में माने हैं तो उसके सिस्टम के प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी यूज़ द फॉलोइंग पोस्टुलेट। हम जो नीचे दिए गए पोस्टुलेट उनको यूज करेंगे, और यही जो पोस्टुलेट हैं नोन एज, ये जो पोस्टुलेट नीचे दिए गए वही क्या कहलाते हैं? नोन एज पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ORR पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसी को हम या तो पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहेंगे या तो पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे? ये जो पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं इसको अप्लाई कर लेंगे, मतलब इसके बिहाफ पे हम ट्रीट कर लेंगे कि क्या होगा, एनर्जी कांस्टेंट होगा सिस्टम का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह वाला जो होगा सब हम ये मान सकते हैं अगर सिस्टम को पढ़ना है तो। ठीक, तो अभी सब लिखवाते हैं, और फ्यूचर में जब कभी भी इक्विलिब्रियम में आपका सिस्टम मिलेगा तो वहाँ पे आप ये सब जो पोस्टुलेट हैं उनको अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए पहला इसमें पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट है कि अ सिस्टम, अगर मान लीजिए गैस है, सिस्टम है, ठीक, यहाँ लिख दिए हैं क्या हो सकता है? गैसियस सिस्टम भी हो सकता है। ठीक, अंडर कंसिडरेशन मे बी कंसिडर टू बी कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर सिस्टम है तो हम मान लेंगे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या अगर गैस है तो क्या मान लेंगे? वो क्या रख रहा है? कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में उसमें क्या है? मॉलिक्यूल हैं। और सिस्टम है तो बहुत सारी संख्या में क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। और गैसियस सिस्टम है तो बहुत सारी संख्या में क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स रहेंगे। गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है। ठीक, तो पहला पोस्टुलेट ये है। ठीक, दूसरा पोस्टुलेट क्या है? कह रहा है कि ईच पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम में बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। इसको हम पॉइंट मास मानते हैं, जो कैसा बिहेव करता है? एक छोटे छोटे स्फेयर की तरह, और वो क्या होते हैं? इलास्टिक स्फेयर होते हैं। ये जो बिहेव करता है पॉइंट मास, इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा बिहेव्स एज स्मॉल इलास्टिक स्फेयर। ये जो होते हैं स्मॉल इलास्टिक स्फेयर की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। कौन? जो गैसियस मॉलिक्यूल वगैरह होंगे ये क्या करते हैं? पॉइंट मास उनको कंसिडर करते हैं, और वो कैसा बिहेव करते हैं? एक छोटे इलास्टिक स्फेयर की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। एंड
द पार्टिकल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, और जो इनका मोशन होगा हमेशा क्या होगा, रैंडम मोशन में होगा। अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, इनका ब्राउनियन मोशन होगा, ये आप थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ये दो पास्टुलेट मतलब अगर फ्यूचर में कहीं हमको सिस्टम इक्विलिब्रियम मिलता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मन से ये दोनों स्टेटमेंट उसके लिए लिख सकते हैं कि इसमें बहुत लार्ज नंबर में पार्टिकल होंगे। शुरू से बताते आ रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ डील होता है। और दूसरा क्या कंसिडरेशन ले सकते हैं कि इसमें क्या होंगे, जो पार्टिकल होंगे एक पॉइंट मास होंगे और वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे, ठीक। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, अगला पास्टुलेट थर्ड नंबर को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए थर्ड नंबर का पास्टुलेट क्या है। थर्ड नंबर का पास्टुलेट करा कि ऑल द एसेसिबल माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्रोस्टेट आर इक्वली प्रोबेबल। और इक्वली प्रोबेबल को ही हम लोग क्या पढ़े थे, पास्टुलेट्स ऑफ इक्वल अप्रियरी प्रोबेबिलिटी करके ये हम लोग पढ़े थे। मतलब जब हर एक स्टेट सेम प्रोबेबिलिटी रखता है, जैसे कॉइन को अगर हम टॉस करें तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या सेम है और हमको पहले से पता है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि वो अप्रियरी है, ठीक। तो ऐसे इसको भी कह सकते हैं, ये तो हमको पता ही है, हम लोग कई सारे टेबल में देख भी चुके हैं कि किसी माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग जितने माइक्रोस्टेट मिलेंगे सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि पास्टुलेट्स ऑफ इक्वल अप्रियरी प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं इसको, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन मैं किया हूँ, 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया हूँ, ठीक। और ये आपको पढ़ा भी चुका हूँ 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और 4 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और अच्छे से पूरा डिटेल में लिखवाया भी हूँ, आप देखे भी होंगे, ठीक। तो कितने माइक्रोस्टेट बनेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, 3 0 2 1 1 2 0 3। मतलब पहले वाले बॉक्स में क्या हो, तीनों पार्टिकल हो, दूसरे में कोई ना हो। अब पहले वाले में 2 पार्टिकल रखें और दूसरे वाले में 1 रखें, या ये ऐसा भी हो सकता है पहले में 1 रखें दूसरे में 2 रखें, और ये भी हो सकता है पहले में कोई भी ना रखें दूसरे में तीनों रख दें, ठीक। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट कितने होंगे, तो देखिए बॉक्स 1 में अगर पार्टिकल का नाम या बाल का नाम ABC हम कर दिए हैं, तो बॉक्स ए में क्या रहेगा ABC, और उस टाइम बॉक्स 2 में क्या रहेगा, कोई भी बाल नहीं रहेगा, कोई भी पार्टिकल नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब 2 1 रहेगा तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हो सकता है AB पहले में हो, C दूसरे में हो, BC पहले में हो, A दूसरे में हो, CA पहले में हो और B दूसरे में हो, ठीक। तो 1 2 3 ये क्या हो गया, 3 माइक्रोस्टेट मिल रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस माइक्रोस्टेट, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब 1 2 हम करेंगे तो 1 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसी का उल्टा केस हो जाता है। आप चाहें इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं ऐसे लिख दिया सीरीज वाइज ABC BCA CAB। मतलब पहले बॉक्स में ये क्या है, 1 पार्टिकल और दूसरे में 2 पार्टिकल। तो इस माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 माइक्रोस्टेट बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट कंडीशन क्या है कि पहले में कोई पार्टिकल न रहे, दूसरे में तीनों रहे, मतलब 0 ABC। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग बस 1 माइक्रोस्टेट मिल रहा है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कितने माइक्रोस्टेट बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइक्रोस्टेट मिल रहे हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। ये पढ़ा चुके हैं पीछे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो 1 डिवाइड बाई 8, ठीक। कैसे पता चला नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होंगे, इसका तरीका बताएं, 2 के पावर n कर देते हैं तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकलता है। तो कितने पार्टिकल 3, तो 8 माइक्रोस्टेट हो जाएंगे, और कितने माइक्रोस्टेट होंगे तो n+1 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4। तो देखिए 4 माइक्रोस्टेट मिल रहे हैं और 8 माइक्रोस्टेट मिल रहा है और 4 माइक्रोस्टेट मिल रहा है, ठीक। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना बताए थे, ठीक। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा, 3/8 होगा, ठीक। लेकिन अगर इंडिविजुअली हर एक माइक्रोस्टेट का देखा जाए, जिसके करस्पॉन्डिंग 1/8 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग 1/8 होगा और इसके करस्पॉन्डिंग 1/8 होगा। तो इसी को अलग अलग करके क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अगर एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से इसका देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग 1/8 होगा, इस वाले माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग 1/8 होगा, इस वाले माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग 1/8 होगा। तो देखिए सबको क्या किए हैं, अलग अलग लिख दिए हैं। अगर कंबाइन करके हम पीछे लिखवाए थे, आप देखे थे 3/8, यही 3/8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 0 3 के इसके करस्पॉन्डिंग एक ही मिल रहा है, तो 1/8, ठीक। तो आप देख रहे होंगे ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट जो रख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी माइक्रोस्टेट हैं, इन दोनों माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग जितने भी माइक्रोस्टेट हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, जो क्या है 1/8 1/8 1/8 1/8 है, ठीक। इसको हम लोग पीछे ही देख चुके हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, हम कह सकते हैं
कि ऑल एसेसिबल माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू द माइक्रोस्टेट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, और इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर कई सारे स्टेट रखना है तो उसी को पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अप्रियरी प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है। क्लियर। अब देखिए चौथा नंबर क्या कर रहा है कि द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम करस्पॉन्ड्स टू द माइक्रोस्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला कंडीशन है उसी को हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला कंडीशन कौन कौन सा है, 2-1 और 1-2 वाला, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है 3/8 और 3/8 मिल रही है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले कंडीशन है, तो इसी को हम क्या करेंगे, करस्पॉन्ड करेंगे अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा तो। ठीक, देखिए नेचर भी क्या रहता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले कंडीशन में रहना चाहता है। जैसे मैं एग्जांपल पीछे दिया था, मान लीजिए आपके घर कोई आने वाला, पूरा सफाई वगैरह करते हैं, अपने रूम में बुक वगैरह सब कुछ एक बेहतर तरीके से अरेंज कर देते हैं, लेकिन वही अचानक से अगर कोई पहुंच जाए तो आपके रूम में देखिएगा पूरा बुक कहीं इधर फेंका रहेगा, कहीं इधर फेंका रहेगा, टेबल किसी और डायरेक्शन में रहेगा, चेयर किसी और डायरेक्शन में रहेगा, तो अलग अलग जगह पर सब क्या रहेगा, इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है वो आप डेली नहीं करते हैं, लेकिन जो बिखरा रहता है वो डेली रहता है। इसका मतलब बिखरा हुआ क्या है, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है, और नेचर भी उसी कंडीशन में रहना चाहती है जिसमें उसको ज़्यादा आराम मिले। आपको अरेंज करने में टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, लेकिन अगर अरेंज ना करना हो, उसे फेंक देना हो, पढ़ पढ़ के बुक वगैरह, कपड़ा वगैरह उसे निकाल कर फेंक देना हो, तो क्या होगा, उसमें टाइम कुछ नहीं लगने वाला, उसमें आप बेटर फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन का जो आपके घर में रहता है। अगर कोई आए ना तो फिर सफाई जल्दी नहीं होने वाला। 99% घरों में ये हाल है कि आप अपने रूम का साफ़ ही नहीं करेंगे, वैसे बुक वगैरह फेंके रहेंगे। ठीक, तो वैसे ये भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन को किया जाता है, और जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है क्या है, 2-1 और 1-2 है। जैसे नेचर मोस्ट प्रोबेबल में रहता है, वैसे ये भी तो नेचर के ही हैं। इसमें गैस वगैरह तो भरना है, तो ये भी तो नेचर में ही आएंगे, तो ये भी क्या रहेंगे, अपने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वाले क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। क्लियर। अब देखिए ऑल सेल इन फेज स्पेस आर ऑफ इक्वल साइज। ये देखिए फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस आपको बताए थे। ठीक, ये पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को मिला के बनेगा। ठीक, और इसका एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका फेज सेल होगा। ठीक, तो वही लिखा गया कि ऑल सेल इन फेज स्पेस आर इक्वल साइज, हर एक सेल जो होगा वो इक्वल साइज कराना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए घर को अगर हम फेज स्पेस कहें, तो घर जब तैयार होता है तो क्या होता है, घर जब बनता है तो उसमें क्या रहता है, ईंट लगी रहती है, जो ब्रिक्स होते हैं वो, उनको अगर सेल माने तो वो क्या रहते हैं, इक्वल साइज के रहते हैं। हर एक ब्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल साइज रहते हैं। तो ऐसे ही फेज स्पेस में जो फेज सेल होगा वो क्या होगा, इक्वल साइज का होगा। ठीक, 2 पोस्टुलेट और बचे हैं, उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 6 नंबर अगर पोस्टुलेट को देखा जाए तो 6 नंबर पोस्टुलेट क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक, मतलब सिस्टम में, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। जो क्या होता है, अगर किसी सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है। ठीक, जैसे समझिएगा, मान लीजिए मैं फेज स्पेस कंसीडर कर रहा हूँ, ये फेज स्पेस एक कंसीडर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कई सारे फेज सेल को मिला के बना होगा, ये कई सारे फेज सेल को मिला के बना होगा। ये कई सारे फेज सेल को मिला के बना है। मान ले रहे हैं जो पहला फेज सेल, दूसरा, तीसरा, ऐसे कैपिटल N फेज सेल इसमें है। ठीक, मान ले रहे हैं जो पहला फेज सेल है उसमें N1 पार्टिकल हैं, दूसरे में N2 है, तीसरे में N3, ऐसे आगे चलते रहेगा। अब कैपिटल N वाले में स्मॉल n और सफिक्स में कैपिटल N पार्टिकल हैं, तो जो इनका सम होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे आपके मान लीजिए यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी को अगर हम फेज स्पेस माने और जो पूरे क्लास है उसको क्या माने, फेज सेल माने, तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ और बच्चे होंगे, फिजिक्स डिपार्टमेंट में कुछ और बच्चे होंगे, मैथ डिपार्टमेंट में कुछ और बच्चे होंगे, BA डिपार्टमेंट में कुछ और बच्चे होंगे। तो हर एक फेज स्पेस में पार्टिकल का संख्या, मतलब बच्चों की संख्या अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल जब यूनिवर्सिटी, मतलब ओवरऑल जब फेज स्पेस की बात की जाएगी तो हमेशा वो पार्टिकल का संख्या क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। हमेशा स्टूडेंट संख्या क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। वो तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट फेज स्पेस में हैं, लेकिन ओवरऑल सबको सम करने पर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। एक फिक्स स्टूडेंट इंडिया एंसल नहीं है, इतना ही रहेंगे, जिसमें से N1 उसमें है, बायो में है, N2 फिजिक्स में, ऐसे रहेगा। तो ऐसे फेज स्पेस में भी हमेशा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या रहेगा, इनका जो सम होगा
फेज सेल के पार्टिकल का वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और वो क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ फेज सेल जितने हैं आपके यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट बच्चों को जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में इनरोल है निकल जाएगा। तो वैसे ही हर एक फेज स्पेस में प्रेजेंट पार्टिकल को जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन फेज स्पेस निकल जाएगा। और मान लेना जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो n है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं कि इफ n1 n2 n3 डॉट 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 n कैपिटल N आर नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 2 3 डॉट 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 n सेल एंड n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम में जो फेज स्पेस है उसमें टोटल n पार्टिकल अगर हों तो इन सब का जो सम होगा वो हमेशा n के बराबर ही रहेगा। चाहे कोई बच्चा फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैथ में भी चल जाए तो फिजिक्स डिपार्टमेंट तो उसकी संख्या घटेगी लेकिन मैथ में तो बढ़ जाएगी ना। तो ओवरऑल अगर पूरे यूनिवर्सिटी में जोड़ा जाएगा तो संख्या तो समान ही रहेगा, बराबर रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे मैथ वाला बायो में क्लास जाग बैठे, चाहे बायो वाला मैथ की क्लास में जाग बैठे, लेकिन ओवरऑल जब यूनिवर्सिटी की बात होगी तो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट की संख्या। इसी तरीके से चाहे n1 n2 वैल्यू कुछ भी किसी फेज सेल में हो, लेकिन ओवरऑल फेज स्पेस की जब बात होगी तो हमेशा वो स्मॉल n के बराबर ही रहेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। यही क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है। तो देखिए n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट करके स्मॉल n, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब देखिए इसी को समेशन में लिख सकते हैं। समेशन कैसे लिखेंगे, समेशन i इक्वल टू 1 टू कैपिटल i इक्वल टू 1 टू कैपिटल N, हाँ कैपिटल N, और इस यहाँ क्या होगा, स्मॉल n i इक्वल टू कांस्टेंट। इस सफिक्स में क्या रखेंगे, i रखेंगे। जब इसको आप ओपन करेंगे देखिए यही पूरा टर्म मिल जाएगा। और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, स्मॉल n के बराबर है। ऐसे लिख दें और बेटर है। ठीक, ये स्मॉल n के बराबर है और स्मॉल n हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक, जब इसको 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे ये मिलेगा, कैपिटल N रखेंगे तो ये मिलेगा, और इक्वल टू क्या होगा, हमेशा वो आपके कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर पॉस्टुलेट है, तो अगर हम मान लें कि इसमें जो फर्स्ट सेल का टोटल एनर्जी क्या है, E1 है, तो ये जो E1 एनर्जी होगा ये क्या होगा, टोटल N1 पार्टिकल का एनर्जी होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम मान लें कि सेकेंड सेल का जो एनर्जी E2 है, थर्ड सेल का क्या है आपका E3 है, ऐसे मान लें, और जो NS सेल है उसका एनर्जी क्या है, EN है। ठीक, तो पहले सेल का एनर्जी अगर हम E1 माने हैं तो इसमें कितने आपके हैं पार्टिकल है, N1 पार्टिकल है, तो ये N1 पार्टिकल का एनर्जी होगा तो इसको क्या लिखा जाएगा, N1 इंटू E1। वैसे ही दूसरे सेल में एनर्जी क्या माने, E2 माने, दूसरे सेल में कितने पार्टिकल हैं, N2 पार्टिकल है, तो ये तो N2 पार्टिकल की एनर्जी हुआ ना। आपके क्लास की एनर्जी कंसिडर किया जाए तो हर एक बच्चे का जो एनर्जी होगा उसका हम वही मानेंगे, तो जितने स्टूडेंट हैं इनटू एनर्जी जितना है। ठीक, तो पूरे क्लास की एनर्जी निकल जाएगा। तो वैसे N2 E2 N3 E3 और वैसे E कैपिटल N NS सेल की बात करें तो E कैपिटल N इंटू N कैपिटल N। ठीक, ऐसे हर क्लास की एनर्जी निकलेगा और जब इसको सम किया जाएगा तो जो टोटल सिस्टम की एनर्जी होगी कैपिटल E उसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को क्या करते हैं, अगर एनर्जी क्या है यहाँ कांस्टेंट है तो इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये हम लोग का लास्ट नंबर पॉस्टुलेट है, किसका, पॉस्टुलेट ऑफ इक्विलिब्रियम का। ठीक, तो क्या लिखे हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। इफ E1 इज द एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इन सेल N1, जैसे माना है सेल N1 में E1 क्या है, हर एक पार्टिकल का एनर्जी है। E2 इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सेल E2, सॉरी सेल 2, तो अगर E2 क्या है, सेल 2 में प्रेजेंट हर एक पार्टिकल की एनर्जी है ET से ही। एंड E इज द टोटल एनर्जी, और E क्या आपका टोटल एनर्जी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे E1 N1, मतलब N1 पार्टिकल थे उनका एनर्जी क्या है, E1 है, N2 पार्टिकल थे उनका एनर्जी E2 है। इसी तरह तीसरे सेल में N3 पार्टिकल उनका एनर्जी E3 है प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से NH सेल में क्या है आपके, ये देखिए क्या रहेगा यहाँ भी कैपिटल N रहेगा। ठीक, ऐसे जो आपका ये NH सेल है उसमें क्या है, N पार्टिकल हैं और उनका एनर्जी क्या होगा, EN होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल E। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल E के बराबर होगा, मतलब टोटल फेज स्पेस का जो एनर्जी उसके बराबर रहेगा और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे पार्टिकल इधर से उधर मूव करेंगे तब भी क्या होगा, ओवरऑल जो एनर्जी होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। ये आप अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक, तो इसको समेशन लगा क्या लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 to N EI इक्वल टू कैपिटल E इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके के 7 पॉस्टुलेट हम लोग देखें किसके, कि अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टोटल 7 तरीके के पॉस्टुलेट हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं भी स्टेटमेंट दे दे सिस्टम इक्विलिब्रियम में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में
तो हमको ये पूरा फ्रीडम है कि इस सातों में से कोई पॉस्टुलेट हम अपने मन से लिख सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम। कह दे दिया सिस्टम क्लियर में, तुरंत हम लिखेंगे कि इसका एनर्जी कांस्टेंट होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होंगे, इसमें जो एसेसबल माइक्रो स्टेट होंगे किसी मैक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखेंगे, और हर एक स्टेट का उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये भी मानेंगे कि जो साइज ऑफ फेज सेल होगा इस फेजेस में सब कुछ सबका साइज क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे सातों पॉस्टुलेट हम पढ़ें। ठीक, तो इसको अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम को हम आसान बना सकते हैं। बस आज के लेक्चर में इतना ही। आज ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लास्ट लेक्चर था। इसके बाद एक लेक्चर और मैं कल दूंगा, और कल आपका सेकेंड चैप्टर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फिनिश हो जाएगा। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।